हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पार्टी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? पार्टी कर लो ना बेटा, मैंने कहाँ रोका आपको पार्टी करने के लिए। डू इट बेटा, करनी ही चाहिए पार्टी यार। कब से आप पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पार्टी कर ही नहीं रहे हो। करना ही चाहिए पार्टी आप लोगों ने, तो फुल परमिशन है मेरी। गो फॉर इट, जाइए पार्टी करिए आराम से। चलिए करिए करिए, पार्टी करिए। पिज्जा खाना है? यस यस, पिज्जा खाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप खाइए, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। मेरी फुल परमिशन है आपको, मेरी फुल मेरी फुल परमिशन है आपको। कितना लेट आते हो? अभी तो छोड़ा मोदी सर ने, 2 मिनट भी नहीं हुआ। मैं देख रहा था उनका लेक्चर, मैं उनका लेक्चर देख रहा था मोदी सर का। तो अभी तो छोड़ा उन्होंने बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना सभी लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डेट कैपिटल पे थे। हम लोग कहां पे थे बाबू? डेट कैपिटल। चलिए आइए एक बार तड़ाकेदार रिवीजन हो जाए, मस्त तड़का लग जाए रिवीजन में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवीजन, कंसंट्रेट करना, फोकस बनाए रखना, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने क्या देखा था? अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। क्या देखा था हमने? अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। व्हाट इज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग? मुझे बताना जल्दी से। सो अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द अथॉरिटी बोरोइंग। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड द अथॉरिटी बोरोइंग, मतलब आप आपके अथॉरिटी से एक्स्ट्रा बोरो कर रहे हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। और याद रखना, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग इज व्हाट? नल एंड वॉइड। कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। लेंडर जो है, लेंडर कैन नॉट स्यू टू द कंपनी फॉर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। हाउएवर, अब यार लेंडर के पास क्या रेमेडी है? इवन दो लेंडर एक्टेड इन गुड फेथ, अगर लेंडर गुड फेथ में है तो भी वो कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। हाउएवर, क्या रेमेडीज अवेलेबल है लेंडर के पास? तो 3 टाइप की रेमेडी अवेलेबल है। कितने टाइप की यारो? 3 टाइप की रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी नंबर 1, सबसे पहले वो क्या ला सकता है आपका? इंजंक्शन ऑर्डर एंड रिकवरी। मतलब उस पैसों से कंपनी ने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर आएगा और हम लोग उससे प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा बताओ जल्दी से? पॉइंट नंबर 2 क्या आ सकता है? हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। उन्होंने ड्यूटी तोड़ी है बोल के हम उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। सर आपको आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सौमिल सर से अच्छा आता है। अरे पार्टी करेंगे ना यार भैया, तुम्हारे लिए कोई बात है क्या? तुम्हारे लिए जान दे दें पार्टी की क्या बात है? तुम्हारे लिए जान दे दें पार्टी की क्या बात है? तो हुकुम करो, क्या चाहिए तुम लोगों को? पार्टी ही चाहिए ना जीवन में, दे देंगे पार्टी, दे देंगे पार्टी। थर्ड वन देखा था हमने, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूशन। मतलब अगर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग से इंट्रा वायरस डेट का पेमेंट किया है, लिसन वेरी केयरफुली, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग से इंट्रा वायरस डेट का पेमेंट किया है तो क्या हो जाएगा? सब्रोगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सब्रोगेशन हो जाएगा। पार्टी कर देंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? कर लेंगे पार्टी। कोई बात है तुम्हारे लिए पगलू? तुम्हारे लिए कोई बात है पार्टी के लिए? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। टेंशन क्या रहे हो? पार्टी नहीं तो हम लेक्चर नहीं दे देंगे। कौन है? आराधना सिंह। आराधना सिंह बुक्का मारूंगा ना तेरे को मैंने, है ना? पार्टी चाहिए बोले, ढोकली कहेंगी। चलो ध्यान से सुनना अच्छा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि एक होता है अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस टू कंपनी। अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर, डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है बट इंट्रा वायरस टू दी कंपनी है। करेक्ट, अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर है बट इंट्रा वायरस टू कंपनी है। ऐसी बोरोइंग की अगर हम बात करें तो इस बोरोइंग के केस में भैया कंपनी लाइबल होगी। कब लाइबल होगी? इफ लेंडर वाज एक्टेड इन गुड फेथ, लेंडर वाज एक्टेड इन गुड फेथ, और सेकंड वन, शेयर होल्डर और मेंबर रेक्टिफाई सच ट्रांजेक्शन। और थर्ड वन अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या हुआ है आपका? बेसिकली वो पैसा जो अल्ट्रा वायरस पैसा लिया वो कंपनी के बेनिफिट के लिए लगा, तो कंपनी विल बी लाइबल। कंपनी विल बी क्या होगा बेटा? बिल्कुल लाइबल होगा। ओके सर, उसके बाद में देखा था इशू ऑफ डिबेंचर। कोई मेरे को ये बताएगा डिबेंचर्स इशू करते टाइम पे उनका टर्म कितना हो सकता है? कितने सालों के लिए हम डिबेंचर्स इशू करते हैं? सर 10 इयर्स के लिए आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। मैक्सिमम कितना बेटा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिबेंचर 30 इयर्स के लिए हो सकता है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनी वगैरह है तो 30 इयर्स के लिए हो सकता है। बहुत बढ़िया। सर क्या डिबेंचर इशू करते टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा?
बोलो जल्दी से। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर मोर देन 500 मेंबर्स को अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या डिबेंचर ट्रस्टी का नाम आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए? जी बिल्कुल ऑफर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। एंड डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। चलो अभी मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है बाबूजी, पार्टी मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो पार्टी का। क्या बात है, क्या पार्टी को छोटी सी चीज क्या मांग रहे हो? पार्टी हाथ जोड़ के विनंती है, मैं पार्टी दे दूंगा आपको। प्लीज 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 अभी के लिए क्या करो भाई साहब, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। रिवीजन आप लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ी यार, रिवीजन आप लोगों के लिए मेरे लिए थोड़ी दोस्तों। क्रेजी सर फोन कहाँ है आपका? अर्जेंट है, कॉल करनी है। अबे अभी नहीं, अर्जेंट फोन है, बोले फोन चार्जिंग में लगाया हुआ, अभी यहाँ ध्यान दे। अच्छा उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेट करना। लोचना गुस्सा क्या करते हो? साला बड़ा गुस्सा करते हो, बड़ा गुस्सा करते हो भैया। ऐसे कौन गुस्सा करता है? ऐसे कौन गुस्सा करता है? चलिए कल हम लोग क्या करेंगे, कल आपके टेस्ट पेपर का डिस्कशन करूंगा मैं। कल पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं मोदी सर को बोलता हूँ कि 10 मिनट जल्दी छोड़े। मैं 10 मिनट स्टार्टिंग में आपका जो टेस्ट हुआ था उसका मैं डिस्कशन करूंगा, है ना। टेस्ट का डिस्कशन मैं कल करते हुए चलूंगा, डोंट वरी बेटा। कल टेस्ट का हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, फोकस करना, ध्यान से सुनना अच्छे से। अब यार देखो, डिबेंचर ट्रस्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बताइए डिबेंचर ट्रस्टी कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? सर डिबेंचर ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, बिल्कुल कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या डिबेंचर ट्रस्टी मेंबर हो सकता है? मेंबर कैन नॉट एक्ट एज ए डिबेंचर ट्रस्टी। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, एम्प्लॉय, ऑफिसर ऑल्सो कैन नॉट एक्ट एज ए डिबेंचर ट्रस्टी। फिर ही इज बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनी, मतलब अगर कंपनी को बेसिकली उसको कुछ पैसा देना है, कंपनी को उसको कुछ पैसा देना है तो वो नहीं बन सकता है। क्या? डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। एंड फोर्थ वन इज व्हाट बेटा? कंपनी इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। Okay, and fourth one is what beta? Fourth one is what? He must not be, fourth one is what? He is indebted to the company. He is what? Indebted to the company, मतलब उसको कंपनी को पैसा देना है। नेक्स्ट वन अगर ध्यान देखो, गारंटर की बात आई थी कि भैया लोन किसी ने लिया लेकिन उसकी गारंटी का किसने दी है? डिबेंचर ट्रस्टी जो पर्सन बनना चाहता है उसने दी है। पिक्योनरी रिलेशनशिप, पिक्योनरी रिलेशनशिप में हमने क्या देखा था दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट करना 2% ऑफ वॉट? कॉन्सेंट्रेट करना 2% ऑफ वॉट? चलिए 2% ऑफ व्हाट? फोकस करना 2% ऑफ द टर्नओवर। सेकेंड वन 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ टोटल इनकम और ₹50 लाख विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा का रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन, ही शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपी। बहुत बढ़िया। ड्यूटीज हमको पता है। अच्छा नॉमिनी डायरेक्टर कब अपॉइंट हो सकता है ये बताइए? जब कॉन्जिक्यूटिव 2 डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 2 डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, एंड पॉइंट नंबर 3 डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, डिबेंचर सर्टिफिकेट 2 महीने मिल जाना चाहिए। क्लोजर ऑफ, अच्छा ट्रांसफर है तो 1 महीने मिल जाना चाहिए डिबेंचर सर्टिफिकेट। चलो बहुत बढ़िया। डिपॉजिट, अब फोकस करो, ध्यान दो बेटा, भाई मस्ती नहीं चाहिए। कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फोकस करो अभी जल्दी से। डिबेंचर ट्रस्टी की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है? फोकस करो। डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है जरा फोकस करो। तो अगर मैं बात करूं डिबेंचर ट्रस्ट, सॉरी डिपॉजिट की, सो व्हाट इज डिपॉजिट? एवरीवन, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बाबूजी? तो डिपॉजिट मींस एनी रिसीप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और अदरवाइज, बट डज नॉट इंक्लूड। डिपॉजिट की डेफिनेशन थोड़ा नेगेटिव सेंस में दी है कि भैया ये डिपॉजिट नहीं है, इसके अलावा बात करोगे, ये डिपॉजिट नहीं है, ये डिपॉजिट नहीं है, इसके अलावा बात करो। तो सबसे पहले क्या डिपॉजिट नहीं है, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनो, अभी मस्ती मत करो बेटा। एक याद रखना है, आज का हमारा टाइम पास जो है ना, तो ठीक है मोदी सर ने पार्टी वार्टी का बोला होगा तो ठीक है, आपने बोल दिया, कोई नहीं, मैं पार्टी दे भी दूंगा, उसमें करिए, क्या बड़ी बात है, क्या कर दूंगा, पार्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बेटा, हाँ सबके अकाउंट में 500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। जैसे मोदी जी ने बोला था 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, वैसे ही मैंने बोल रहा हूँ 500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देना बेटा, अभी यहाँ ध्यान देना। व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट? क्या डिपॉजिट नहीं है मेरे ढोकलो, मेरी ढोकलियों, मेरे यारों, मेरी यारियों? फोकस, प्लीज फोकस। अब फोकस पढ़ाई पे। अब आप जहां पे बैठे हो, घर पे बैठे हो, टेरेस पे बैठे हो, अनुराधा जहांगीर तो ये टेरेस पे लड़के ताड़ते रहती है, अंकल ताड़ते रहती है, मानवी ये गार्डन में जो वॉचमैन है उस पे लाइन मारते रहती है। तो जो भी आप काम कर रहे हो प्लीज उससे थोड़ा सा बाहर निकलो और थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। ध्रुवी पटेल, साहिल बाबू कहाँ हो तुम? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बेटा। ध्रुवी पटेल और साहिल,
साहिल कौन सा मालूम क्या? ठीक है, जो भी है ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। ध्रुवी पटेल मैडम केम छो, मजा में? चलिए आइए। सबसे पहले व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट। तो इस डेफिनेशन पढ़ने के पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब ये डेफिनेशन पढ़ते टाइम ये याद रखना, डिपॉजिट जो अपना इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको डिपॉजिट होल्डर हम नहीं मानेंगे। जो अपना इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको हम डिपॉजिट होल्डर नहीं मानेंगे। तो कौन डिपॉजिट होल्डर नहीं है? सबसे पहला, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से मिला है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर क्यों? अरे भाई साहब कंपनीज एक्ट क्या प्रोटेक्शन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ही कंपनीज एक्ट प्रोटेक्शन देगा? समझ में आ रहा है? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अरे ये तो अपने आप में गवर्नमेंट है भाई साहब, इनका वचन ही है शासन, तो इनको क्या ही तुम प्रोटेक्शन दोगे? समझ में आ रहा है? तो ये सुनो, तो इनको हम डिपॉजिट नहीं मान सकते। सो पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, यहां पे ये नहीं बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे नहीं सकती है, यहां पे ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा दिया है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। अगर पैसा दिया है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। क्या तुम्हें याद है? चलिए पॉइंट नंबर 2, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स। फोकस करना, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट? एनी अदर सोर्स whose repayment is guaranteed by central government और state government। अरे पैसा किसी, सपोज मैंने कंपनी को पैसा दिया है बट मेरी गारंटी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है, कंपनी की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है कि अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो हम पैसा दे देंगे। अरे भैया तो मुझे डरने वाली बात ही नहीं है ना। अगर मैंने कंपनी को पैसा दिया है और उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है तो मुझे क्या डरने की बात है? क्यों डरने की बात नहीं है? अरे बाबा सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, साक्षात सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, गारंटी दे रही है, तो मुझे डरने की क्या बात है? तो मेरा इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, तो जरूरत नहीं है मुझे। पॉइंट नंबर 3, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा। मतलब बाहर से पैसा अगर आएगा उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर बाहर से पैसा आएगा तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। चलिए सर ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोला है? एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम व्हाट? लोन फैसिलिटी फ्रॉम व्हाट? एनी बैंकिंग कंपनी और फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक ने पैसा दिया इसको भी हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर लेट्स से आपका इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने अगर, ये बड़े बड़े कंपनीज यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े लोग हैं, इनका क्या इंटरेस्ट तुम प्रोटेक्ट करोगे? ये लोन देते टाइम सब चीजें देख के करते हैं भैया, ये लोन देते टाइम सब चीजें देख के करते हैं, तो इनका क्या ही तुम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे? मतलब क्या ही तुम प्रोटेक्ट कर लोगे इनका इंटरेस्ट? समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अरे यस और नो? चलिए यार ठीक है सर, ये भी ठीक है। कहाँ गया अपनी डेफिनेशन? ओके सर, चलिए सर ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर और अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय आरबीआई। ये पॉइंट में आपको थोड़ा धक-धक हो रहा होगा, धक-धक। सर कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कमर्शियल पेपर इश्यू करते हो, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे कमर्शियल पेपर्स होते हैं, अगर तुम कमर्शियल पेपर इशू करते हो तो फिर डिपॉजिट कहां है? ये थोड़ी डिपॉजिट है। आप तो जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे तो ये डिपॉजिट का सेक्शन लगेगा। यहां तो तुमने कमर्शियल पेपर इशू किया है, और कमर्शियल पेपर इज नथिंग बट व्हाट? अ सिक्योर, अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट है? तो उसको अगर इशू करके आपने पैसा रेस किया है तो कमर्शियल पेपर के अलग रूल्स बनाए हुए हैं, वो फॉलो करोगे। तुम डिपॉजिट के रूल्स काहे फॉलो करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंपनी। यहां तक हम देख चुके हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात हो रही है, इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात हो रही है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या दे रही है? एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या दे रही है? लोन दे रही है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या दे रही है? लोन दे रही है। चलिए अब यहां तक की बातों में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी आपको। सबसे पहले लर्न करने की कोशिश करना। सबसे पहले
amount received from central government, state government, local authority, statutory authority. Point number 2, amount received from any other source guaranteed by central government, state government. Point number 3, amount received from foreign source, foreign government, foreign institution, foreign financial institution, foreign government owned development financial institution, export credit agency, etc. Point number 4, amount received from banking company और what बेटा आपका SBI. Next one, amount received as a loan assistance from public financial institution, regional financial institution, insurance company या schedule bank. Okay sir. Next one, amount received against the issue of commercial paper. Okay sir. Any amount received by a company from any other company. यानी other company मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को देती है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को देती है लोन, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को देती है लोन, उसको भी हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, उसको भी हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे. क्या तुम्हें याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, any amount received towards subscription to any security. ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना. क्वेश्चन आवे है, अरे क्वेश्चन आवत है एग्जाम में, आवत है. सुनना, यानी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी. ओ माय गॉड, ये क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी मतलब क्या? तो आप जब कंपनी के आप शेयर्स सब्सक्राइब करते हो, शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे जो आपने एप्लीकेशन मनी दी होगी, मेरे ढोकलो और ढोकलियो ध्यान से सुनना बेटा, बेवड़ो और बेवड़ियों ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से सभी ध्यान से सुनना. क्या बोला है बाबा क्या बोला है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. जब आप कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लेते हो, जब आप कंपनी के क्या खरीदते हो बेटा? शेयर्स वगैरह खरीदते हो, समझो, तो उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है. हाँ सर देनी पड़ती है. क्या उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट बोलेंगे? तुम्हारी सासू का माता एप्लीकेशन मनी के बदले तो हम आपको शेयर्स देंगे ना, तो तुम काहे डिपॉजिट? तुम थोड़ी डिपॉजिट होल्डर हो हमारे, तुम हमारे डिपॉजिट होल्डर नहीं हो. सो देखो क्या बोला है, एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन to any securities including share application money और advance towards allotment of security, या फिर आपने allotment का पैसा दिया है. देखो पुराने जमाने में, प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि शेयर्स के ऊपर आपको टुकड़े टुकड़ों में पैसा कंपनी जमा करती थी. जैसे आपका एप्लीकेशन पे कुछ पैसा जमा किया, फिर अलॉटमेंट के केस में कुछ पैसा जमा किया, फिर फर्स्ट कॉल हुआ करता था, फिर सेकंड कॉल हुआ करता था. जैसे प्राचीन काल की बात है, जब 10 रुपए का लेट से शेयर है, तो लेट से कंपनी 2 रुपीज मंगवाती थी पहले, फिर 3 रुपीज कॉल करेगी, फिर 2 रुपीज कॉल करेगी, फिर अगेन 3 रुपीज कॉल करेगी. ऐसा धीरे धीरे पैसा मंगाती थी. तो जो आप स्टार्टिंग में देते हो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, उसके बाद वाले पैसे को बोलते हैं अलॉटमेंट, इसको देते हैं कॉल मनी. ये बाकी के जो भी है उनको बोलते हैं कॉल मनी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसको बोलते हैं कॉल मनी. ठीक है. अगर बाबू सुनो, ओ बाबू जी सुनो ना, सुनो, अपने आप से क्वेश्चन करना, हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये डिपॉजिट नहीं है. मतलब ऐसा अगर पैसा आता है कंपनी के पास, इसको हम डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं डालेंगे. तो अगर आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन मनी दी, गड़बड़ वाला लिमिटेड wants to issue new shares in the market, comes with the new initial public offer, न्यू IPO के साथ आ रही है, पब्लिक ऑफर के साथ आ रही है. आप सबने तोड़ फाड़ के शेयर्स खरीदने का प्रॉमिस किया है, उसमें आपने एप्लीकेशन मनी दी है, आप सबने एप्लीकेशन मनी दी है. क्या उस एप्लीकेशन मनी को हम डिपॉजिट ट्रीट करेंगे? आंसर इज नो. आंसर इज नो. क्यों? अरे ये एप्लीकेशन मनी है, इसको काहे तुम डिपॉजिट? इसके बदले हम आपको शेयर्स देंगे ना बाबू, तो तुम हमारे शेयर होल्डर हो जाओगे, ना कि डिपॉजिट होल्डर. हाँ है ना? चलिए ठीक है सर. ओके सर. एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स व्हाट? सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग. हाँ लेकिन सुनो ना, सुन भी लो ना. क्या बोला है? सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना. अगर तुमने बाबूजी सुनो, आप सब लोग एप्लीकेशन मनी देके बैठे हो, होता सबके पास है, देता कोई नहीं. तुमने दिया है एप्लीकेशन मनी, होता सबके पास है, तुमको भी पता है, लेकिन देता कोई नहीं, तो ये भी तुमको पता है. हाँ, आपने एप्लीकेशन मनी दे दी, आपने एप्लीकेशन मनी दे दी आपने एप्लीकेशन मनी. अब एप्लीकेशन मनी के बदले में मुझे आपको शेयर्स अलॉट करने हैं. कम ऑन एवरीवन, थोड़ा सा जम करके बोलो, शेयर्स अलॉट करने हैं बाबूजी, एक्सप्रेशन के साथ. शेयर्स अलॉट करने हैं बाबूजी. वेरी गुड. शेयर्स अलॉट करने मतलब समझ में आ रहा है? शेयर्स देने आपको.
और अगर कंपनी फेल्स टू अलॉट द शेयर्स विद इन 60 डेज, 60 दिन इंतजार होगा। सुनो अच्छे से, कंसंट्रेट करना, क्या बोला है। If the securities for which application money or advance for such securities was received cannot be allotted within 60 days. Oh my God! इसको important mark क्यों करवाया है? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल नोट है। अगर मेरे को एप्लीकेशन मनी मिला है बाबू, उसको मैं डिपॉजिट नहीं मानता हूं, लेकिन किंतु परंतु आपत्ति यह है, प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि अगर तुमने 60 डेज के अंदर, जिस दिन आपको पैसा मिला उसके 60 डेज के अंदर तुमने अलॉटमेंट नहीं किया, शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करा, तो अब उस सिक्योरिटी का हम लोग, सुनना अच्छे से, क्या बोला गया है, cannot be allotted within 60 days from the date of receipt of application money or advance for such securities, and application money or advance is not refunded to the subscriber within 15 days from the completion of 60 days. Such amount shall be treated as deposit. मतलब 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना चाहिए, अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो अगले 15 दिन के अंदर आपको पैसा रिफंड कर देना है। सुनो, पॉइंट की अहमियत को समझो, उसके रंगीन जो उसका एस्पेक्ट है ना, उसको समझो। क्या बोला है, एप्लीकेशन मनी दिया। नॉर्मली मैंने आपसे पूछा, मैंने बोला ध्रुवी पटेल टेल मी बेटा, क्या एप्लीकेशन मनी को हम डिपॉजिट मानेंगे? तो ध्रुवी अपना मुंडी हिला देना, ना सर, ना सर, ज्यादा जोर से मत हिलाना, मुंडी गिरेगी, हाँ ओके, ना सर। फिर मैंने साहिल से पूछा, मैं बोला साहिल अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना चाहिए? साहिल बाबू कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट करना चाहिए? बोले सर 60 डेज के अंदर। अगर 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं हुए साहिल बाबू, तो रिफंड कितने दिन के अंदर करना है? बोले 15 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। अच्छा, फिर ध्रुवी ने एकदम क्वेश्चन बोला, सर एक क्वेश्चन है सर। मैंने बोला पूछ। बोले सर अभी आपने साहिल को बोला कि सर 60 दिन के, साहिल ने बोला कि सर 60 दिन में अलॉटमेंट करना चाहिए। ओके सर, 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज अगेन विद इन 50 डेज आपको रिफंड कर देना है, जिनका पैसा था उनको लौटा देना है। सर टेल मी व्हाट अबाउट आफ्टर 15 डेज? अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा सर? इंप्लीकेशंस। अब अगर ये 15 दिन में रिफंड नहीं हुआ, सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर दिस रूल्स। क्योंकि अब तुमने क्या किया है, आम जनता का पैसा लौटाया नहीं है, और अब लौटाया नहीं है तो अब इसको हम डिपॉजिट मान लेंगे। तुम टाइम पे लौटा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अब डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम टाइम पे नहीं लौटाते हो तो इसको अब डिपॉजिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई साहब? डिपॉजिट माना जाएगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अरे बोलो ना बाबू, समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो अभी क्या बोला है, नेक्स्ट वन आराम से। So application money received, एक मिनट में आया, क्या बोला गया है कि भैया एप्लीकेशन मनी जो है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। लॉक कर लो उसको, चाबी मारो और दरवाजे को कुंडी मारो, लॉक लगाओ और चाबी फेंक दो। अभी किस कंसेप्ट का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोला गया है, अगर आपको पैसा किसने दिया है, शेयर एप्लीकेशन मनी के बदले पैसा मिला है। किसके बदले पैसा मिला है? शेयर एप्लीकेशन मनी के बदले पैसा मिला। ओके सर, उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया। सर पहले तो बताओ अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है? तो जिस दिन कंपनी को पैसा मिला उसके 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करना है। सर अगर अलॉटमेंट 60 दिन में नहीं हुआ देन व्हाट? देन बेटा 15 दिन के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको पैसा रिफंड करना है। सर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं कर पाए तो ओ बेटा जी, इसको हम डिपॉजिट मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे? डिपॉजिट मानेंगे। तो देखिए जोरदार, जबरदस्त, शानदार पेश करते हैं आपके सामने एक उम्दा सा कंसेप्ट जिसका नाम है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आया, ओके, क्या एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट मानते हैं? आंसर इज नो। तो सर उसको क्या करना पड़ता है? उसके बदले उनको शेयर्स अलॉटमेंट करना पड़ता है। सर कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। सर अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर? नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रिफंड करना पड़ता है। सर फेल टू रिफंड नहीं कर पाए तो बाबूजी यहां पे हम उसको क्या बोलेंगे कि आपका ये पैसा क्या माना जाएगा? डिपॉजिट।
आई होप सो अब क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक काम करो, मुंडी लो और दीवार पे जोर से गिराओ बेटा अपना। नेक्स्ट वन क्या बोला है, यानी अमाउंट रिसीव्ड from a person who was a director of the company at the time of receipt or relative of the director of private company। oh बेटा जी फोकस 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 होगा। पैसा मैंने किससे लिया है, डायरेक्टर से। who was director at the time of receipt, time of receipt मतलब जिस दिन पैसा दिया उस टाइम पे वो मेरा डायरेक्टर था। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर डायरेक्टर कंपनी को पैसा दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है बाबा, डायरेक्टर कंपनी को पैसा दे रहा है, और प्राइवेट कंपनी केस में डायरेक्टर और उसका रिलेटिव उस कंपनी को पैसा दे रहा है। सुनो सुनो सुनो, इसको ध्यान से सुनना, डायरेक्टर की बात हो रही है, दो कंपनी, एक तो पब्लिक दूसरा प्राइवेट। पब्लिक में अगर डायरेक्टर पैसा देता है क्या उसको डिपॉजिट मानेंगे, आंसर इज नो। प्राइवेट में आंसर इज नो। अरे ओ बेटा जी, फिर डायरेक्टर की बात होगी, डायरेक्टर के बाद उसके रिलेटिव की बात होगी। अगर रिलेटिव, डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी को पैसा देता है तो पब्लिक कंपनी के लिए वो डिपॉजिट होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए वो डिपॉजिट नहीं होगा। पब्लिक कंपनी के लिए वो डिपॉजिट होगा बट प्राइवेट कंपनी के लिए वो डिपॉजिट नहीं होगा। अगेन इस चीज को एकदम क्लियर करो रे बाबा, ओ बाबा क्लियर करो रे इसको। ये क्या आ गया बीच में, हाँ तो यहां देखना। सो क्या बोला गया, a person who was a director of the company at the time of receipt, relative of director in case of what, private company। तो इसको क्लियर करो, क्या बोला है, अगर नॉर्मली डायरेक्टर पैसा देता है कंपनी को, फिर वो कोई भी कंपनी हो, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। डायरेक्टर का रिलेटिव पैसा देता है तो प्राइवेट कंपनी में वो डिपॉजिट नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में ही विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर। चलिए, और ये पैसा उसने ना कहीं से बोरो करके नहीं देना चाहिए, डायरेक्टर ने कहीं पैसा बोरो करके नहीं देना चाहिए, उसने अपने ओन्ड फंड से, मतलब खुद का पैसा देना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन सकती है। सो इफ द अबव मेंशन पर्सन फॉर हुम मनी इज रिसीव्ड फर्निश अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट द अमाउंट इज नॉट गिवन आउट ऑफ द फंड अक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम द अदर्स। मतलब डायरेक्टर ने जब पैसा दिया है ना, सपोज मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, लेकिन मैंने लोन लेके कंपनी को पैसा दिया है या मैंने डिपॉजिट लेके कंपनी को पैसा दिया है, तो इसको भैया कंपनी डिपॉजिट मानना पड़ेगा कंपनी को। एकदम क्लियर करो, एकदम क्लियर करो, मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, एकदम क्लियर करो बेटा। अपने एक थप्पड़ मारो अपने आप को, अगर नींद आ रही है तो जोर से एक थप्पड़ मारो, लाफा मारो एक अपने आप को। चलिए, सो देखो क्या बोला है, देखो क्या बोला है। डायरेक्टर अगर पैसा देता है, नॉर्मली मुझे बताइए, डायरेक्टर अगर पैसा देता है क्या उसको डिपॉजिट मानेंगे, आंसर इज नो। डायरेक्टर का रिलेटिव पैसा देता है प्राइवेट कंपनी में तो आंसर इज नो। डायरेक्टर का रिलेटिव देता है पब्लिक कंपनी में तो आंसर इज यस। और जब वो पैसा देगा तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने अपने जेब से, ओन्ड फंड से दिया। डायरेक्टर ने अपना पैसा कंपनी को दिया तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन डायरेक्टर ने किसी और से लेके पैसा दिया है, अब इस बंदे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, अरे डायरेक्टर ने आपके लिए किसी से पैसा बोरो किया है, आपके लिए किसी से पैसा बोरो करके आपको दिया है, अब इस बंदे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। खुद का पैसा दे रहा है डायरेक्टर, समझ में आता कोई नहीं, तुम्हारा और कंपनी का चलते रहता है। कंपनी जब क्या बोलता है, कंपनी जब ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, कौन पैसा दे रहा है, डायरेक्टर। कंपनी जगह मरने दे साले को, अपने को क्या करना है, कंपनी जाने, डायरेक्टर जाने, भाड़ में जाए दुनिया। कंपनी से बोला इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर डायरेक्टर पैसा देता है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर का रिलेटिव पैसा देता है प्राइवेट कंपनी को, तो कंपनी साले प्राइवेट कंपनी ठीक है, डायरेक्टर का रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं, देने दे, इसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पब्लिक कंपनी में होगा तो मानेंगे। अच्छा सुनो ना, अब कंपनी से ऊपर बैठे बैठे देख रहा है कि साला डायरेक्टर ने किसी से बोरो किया है पैसा और वो पैसा कंपनी को दिया है। कंपनी से बोला ओ माय गॉड, इस इंसान की इंसानियत तो देखो, अपने सर पे बोझ ले लिया। ओहो कुछ ज्यादा ही हो गया, फ्लो ज्यादा हो गया, अपने सर पे बोझ लिया कंपनी को पैसा देने के लिए। अब इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए छोटा सा बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना बाबूजी, समझना। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, पैसा किसने दिया है, डायरेक्टर। प्राइवेट में डिपॉजिट होगा, पब्लिक में डिपॉजिट होगा नहीं, रिलेटिव ने दिया है। प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में यस। अच्छा सर, ओन फंड है, ओन फंड मतलब खुद का फंड है, खुद का पैसा है तो डिपॉजिट होगा नहीं होगा। लेकिन बोरोड फंड है,
मतलब डायरेक्टर ने किसी से बोरो करके लिया है तो डिपॉजिट मानेंगे, यस डिपॉजिट मानेंगे। दिस इज द क्रक्स, दिस इज द समरी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, एक बार थम्स अप दे दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। एम्प्लॉय ने अपना जितना भी एनुअल सैलरी है, साल भर का जो भी पैकेज है, वो उनको कंपनी को दे दिया इंटरेस्ट फ्री। कंपनी बहुत प्रॉब्लम में है, इस पॉइंट को समझो, कंपनी बहुत प्रॉब्लम में है, कंपनी को बहुत प्रॉब्लम है, कंपनी हो सकती है बंद हो जाए। तो सारे एम्प्लॉय की मीटिंग बुलाई, सब एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय आज मेरे कंपनी, मतलब आज कंपनी में जो भी हो सिर्फ तुम ही तुम हो। आज कंपनी हो सकता है डूब जाए, सिर्फ तुम ही हो जो कंपनी को बचा सकते हो। आज कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसे के बिना कंपनी सरवाइव नहीं हो। सारे एम्प्लॉय इतने अच्छे एम्प्लॉय थे, बोले कंपनी जो बोलेगी हम करने के लिए रेडी हैं। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से ही पैसे ले लिए, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कब? जब वो अपना एनुअल सैलरी जितना दे रहे हैं, और वो भी इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। इंटरेस्ट फ्री दिया है मतलब एम्प्लॉय एक भी रुपया इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। अब ये काउंटर क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए, सर इंटरेस्ट होगा तो डिपॉजिट क्रिएट होगा, तो डिपॉजिट मानेंगे ना। यहां पे स्पेसिफिकली बोला है अगर इंटरेस्ट फ्री होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। तो एक क्वेश्चन अगर कर रहे हो, अब कर रहे हो इस लेवल पे आके, तो गलत हो तुम, तो बहुत गलत हो तुम। तो तुम्हारी थोड़ी सी जान लेने का मुझे हक दिया गया, थोड़ी सी जान लेने का हक लिया है, थोड़ी सी जान ले लेता हूं तुम्हारी, ठीक है। सो अगर बाबूजी इंटरेस्ट फ्री है, क्या है बेटा? इंटरेस्ट फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, सो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, नॉट एक्सीडिंग हिज व्हाट? एनुअल सैलरी। ओके सर, नेक्स्ट वन, एन अमाउंट रिसीव्ड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सुनना, कंपनी मेडिसिन वगैरह बनाती है ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट करना। कंपनी का नाम है मैनकाइंड। मैंने मैनकाइंड बोला है, गेल सप्पो गलत मत सोचना, मैंने मैनकाइंड बोला है, ठीक है। जिसका ऐड अमिताभ बच्चन करता है, अमिताभ बच्चन करता है ना मैनकाइंड का, मैंने मैनकाइंड बोला है। सनी लियोन वाला अलग है बेशर्मो, गधेड़ो। ओके, सो मैनकाइंड कंपनी क्या करती है? मैनकाइंड कंपनी बस ये सब बनाती है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे जागृत बाबू जो है ना, जागृत बाबू, इसने बोला मुझे है ना 100 पैकेट चाहिए, 100 कार्टून चाहिए, पैकेट भी नहीं कार्टून चाहिए 100। किसके? मेडिसिन के बेटा, है ना, मेडिसिन के पैकेट चाहिए। इसका होलसेल का काम है बेचारे का, किसका? जागृत का। तो जागृत उठा गया, बोले मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ना 100 पैकेट 100 कार्टून चाहिए मेडिसिन का 100 कार्टून चाहिए। कंपनी ने बोला ला बेटा एडवांस ला, है ऑर्डर तो तू प्लेस कर दिया। सुनना, अच्छे से कंसंट्रेट करना, अभी होते हैं कुछ गरीब लोग, तू ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, कंपनी साला प्रोडक्शन भी स्टार्ट करते हैं, इधर पैकेट पे पैकेट बन रहे हैं, मेडिसिन के पैकेट की बात हो रही है, पैकेट पे पैकेट बन रहे हैं साला। प्लास्टिक विस्टिक ऑर्डर कर दिया पैकेट बनाने के लिए, वो स्ट्रिप बनाने के लिए प्लास्टिक यूज होता है ना, इसके लिए। ओके, तो पैकेट के ऊपर पैकेट बन रहे हैं और बाद में तुमने हाथ खड़ा कर दिया, अरे मैंने तो मजाक किया था, कैसा लगा मेरा मजाक? समझ में आ रहा है? तो कंपनी बोलती है ले बेटा ऑर्डर दो, लेकिन उसके पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, मतलब एडवांस पैसा दो। तो उस एडवांस को क्या अपन डिपॉजिट मानेंगे? अरे काय का डिपॉजिट? तुमने पैसा दिया है, हम माल सप्लाई करेंगे तुमको, और हमारा माल देंगे तुमको, तो काहे इसको डिपॉजिट मानेंगे? करेक्ट है। सो नेक्स्ट वन, so any amount received as a security deposit for the performance of contract or supply, और नॉर्मली क्या बोला है, वो गुड्स आपको 365 डेज के अंदर सप्लाई कर देना है। वो गुड्स आपको कितने दिन के अंदर सप्लाई कर देना है बेटा? 365 दिन के अंदर आपको वो गुड्स क्या करना है? सप्लाई कर देना है। ठीक है। सो एक यहां पे एक पॉइंट और आपके इसमें लिख लेना,
कि सप्लाई कितने दिन के अंदर करना है, 1 साल के अंदर वो सप्लाई कर देना है, सप्लाई विद इन 365 डेज। सर 365 दिन के अंदर सप्लाई नहीं करी तो तेरी सासू का माथा, फिर इसको डिपॉजिट मान लेंगे, इसको डिपॉजिट मान लेंगे। अगर 365 दिन में सप्लाई नहीं करी तो मान लेंगे। तो अगर जागरूक ने कोई एडवांस पैसा दिया है मैन फोर्स को, सॉरी मैनकाइंड को, आई एम सॉरी, गलती में गुस्से में कभी प्यार में इधर उधर निकल जाता हूं, ध्यान से सुनना। तो कंपनी ने, जागरूक ने अगर एडवांस पैसा दिया मैनकाइंड को, एडवांस पैसा दिया मैनकाइंड को, क्या उस एडवांस को फोकस करना, क्या उस एडवांस को हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या हम डिपॉजिट मानेंगे? आंसर इज नो। लेकिन अगर कंपनी ने सप्लाई ही नहीं करी 365 डेज तक, सप्लाई ही नहीं करी 365 दिन तक, तो जी बिल्कुल अब उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब उसको डिपॉजिट मान लेंगे। है कौन पैसा दे रहा है? साला प्रमोटर पैसा दे रहा है। अबे प्रमोटर पैसा दे रहा है, क्या उसको हम डिपॉजिट मानेंगे? नहीं रे बाबा। क्यों? अरे प्रमोटर रे बाबा, प्रमोटर का क्या ही मानना। तो प्रमोटर अगर पैसा दे रहा है बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन दिया है, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। पता है ना आपको, म्यूचुअल फंड, जिनको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पता नहीं, वो म्यूचुअल फंड याद रखो अभी के लिए, कि म्यूचुअल फंड जब पब्लिक से पैसा लेता है ना, म्यूचुअल फंड लेता है ना, म्यूचुअल फंड सही है जिसके अंदर रोहित शर्मा आता है, महेंद्र सिंह धोनी भी आता है, कलेक्टिव म्यूचुअल फंड का ऐड करते हैं कि भाई पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो म्यूचुअल फंड और CIS जो पैसा कलेक्ट करता है उसको भी हम लोग क्या नहीं मानते हैं, उसको भी हम लोग डिपॉजिट नहीं मानते हैं। नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चिट बाय चिट फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी, श्रद्धा चिट फंड, याद आ रहा है? अनुराधा चिट फंड मतलब क्या होता है? पैसा कलेक्ट होते हैं, चिट्टियां निकालते हैं, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानते हैं। चिट फंड का बिजनेस। निधि कंपनी जो पैसा लेती है उसको भी डिपॉजिट नहीं मानते हैं। निधि कंपनी जो पैसा लेती है उसको भी डिपॉजिट नहीं मानते। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद क्या है? ये एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय ए स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट, कन्वर्टिबल टू इक्विटी शेयर्स और रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 years। मतलब क्या होता है समझना, मतलब समझना। स्टार्टअप है, स्टार्टअप पता है ना आपको? स्टार्टअप आपको मोदी सर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाई भी देंगे। तो स्टार्टअप कंपनी ने अगर 25 लाख तक पैसा लिया हुआ है बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट, कन्वर्टिबल नोट का मतलब क्या कि भैया आप 25 लाख दो, हम आपको कन्वर्टिबल नोट देते हैं। कन्वर्टिबल नोट मतलब जो आगे जाके या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा, या आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। सो देखो यहां पे स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्ट देखो स्टार्ट, अरे ओ बेटा जी, ठीक, किसी ने मैसेज किया सर ये मैनफोर्स क्या होता है, आप ऐसे ब्लश क्यों करो? अबे गंदा आदमी, नालायक, मैनकाइंड बोला है मैंने, मैनफोर्स थोड़ी बोला है, बेशरम लोग। स्टार्टअप ने पैसा लिया है कितने का? 25 लाख तक का, 25 लाख रुपीस तक का स्टार्टअप ने पैसा लिया है, ठीक है, बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट। कन्वर्टिबल नोट म्हणजे समजलं का? अरे समझला का बा? समझ में आया क्या? कन्वर्टिबल नोट मतलब दो ऑप्शन, आइदर कन्वर्ट किसके अंदर? इक्विटी शेयर्स के अंदर। कन्वर्ट करो किसके अंदर? इक्विटी शेयर्स के अंदर, और उसको रीपेमेंट कर दो। रीपेमेंट मतलब उसको रिडीम कर दो। दो ऑप्शन होता है कन्वर्टिबल नोट में, आइदर कन्वर्ट इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स, और रिफंड और रीपेमेंट कर दो। तो अगर स्टार्टअप कंपनी, सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना, स्टार्टअप कंपनी की बात हो रही है। अगर स्टार्टअप कंपनी बेटा पहले 5 साल तक फोकस करना, अगर पैसा रेस करती है, फंड रेस करती है, पैसा रेस करती है बाय इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल नोट, तो उसको भी अपन क्या नहीं बोलेंगे बेटा? डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। स्टार्टअप कंपनी अगर पहले 5 साल तक क्या करती है? पैसा करती है, तो उसको भी अपन क्या नहीं बोलेंगे बेटा? डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके सर, स्टार्टअप का मीनिंग दिया हुआ जो आपको बताया हुआ है। कन्वर्टिबल नोट मतलब समझ में आ रहा है? नॉट एक्सीडिंग 5 years, ठीक है सर। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ये नहीं, पूरा लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ये नहीं अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, या फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल, या फिर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, या फिर म्यूचुअल फंड। कोई भी पैसा, ये सब कौन है? ये सब म्यूचुअल फंड के टाइप्स है अलग अलग। तो म्यूचुअल फंड सही है, उसमें क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? लिया है, लगाया है कमाने के लिए। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट व्हाट? लिया है मतलब लोगों से पैसा लेता है, लगाने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? लिया है, लगाया है कमाने के लिए। म्यूचुअल फंड आपसे लेता है, लेके मार्केट में लगाता है, लगा के क्यों लगाता है? ताकि पैसा कमाया जाए, आपको पैसा कमा के दिया जाए, ठीक है। तो अगर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सुनना अच्छे से, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग म्यूचुअल फंड जैसे ही काम करते हैं।
अब मैं इसके गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि सिक्योरिटीज में हम लोग ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, और जो ग्रुप 1 ही दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं आने वाला व्हाट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक वेंचर इन्वेस्टर, करेक्ट है, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, फिर म्यूचुअल फंड, उसके बाद बोला है लेट्स से कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट फंड। ये सब फंड है, फंड मतलब ये लोगों से पैसा लेते हैं, फंड मतलब ये लोगों से पैसा लेते हैं, तो इनको भी हम डिपॉजिट नहीं मानते क्योंकि ये लोगों से पैसा ले रहे हैं। ये किससे पैसा ले रहे हैं बेटा? लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो इनको भी हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। इस तरीके से हमने डिपॉजिट की डेफिनेशन खत्म करी है भैया। मुझे पता है सूजी होगी आपकी, लाल हो गई होगी पूरी, करेक्ट, लाल हो गए होंगे आप, मुझे पता है, ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा, आएगा मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पहला ₹5 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर, क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे? 5 लाख रुपए मिला है बेटा, 5 लाख रुपए मिला है मेरे को, बताओ। क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे? आंसर इज नो। गवर्नमेंट एजेंसी अपना प्रोटेक्शन खुद करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना प्रोटेक्शन खुद करती है, बैंक, कमर्शियल पेपर इल्ला है। 50 लाख बाय वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, 50 लाख बाय वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। अब इसमें सिर्फ नहीं लिख के काम नहीं चलेगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि अगर शेयर एप्लीकेशन मनी है तो यस, आंसर स्टार्टिंग में तो यही होगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। हाउएवर the securities or the shares shall be allotted within 60 days, or if company fails to allot within 60 days, it shall be refunded to all the applicants within 15 days after expiry of 60 days। और अगर 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाया तो इसको बाबू डिपॉजिट बोलेंगे, अरे ओ बेटा जी, क्या बोला? ₹50 लाख फ्रॉम वन ऑफ इट्स डायरेक्टर बाय वे ऑफ लोन, समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा ये समझ में आ गया। एप्लीकेशन मनी, पहले बताओ एप्लीकेशन मनी में स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? नहीं मानते हैं, फिर क्या लिखोगे? 60 डेज के अंदर रिफंड करना, फिर क्या लिखोगे? 60 डेज के अंदर अलॉट करना, फिर क्या लिखोगे? 15 दिन के अंदर रिफंड करना है, और अगर रिफंड नहीं कर पाए तो ओ बेटा जी तुमको हम क्या मानेंगे? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, ₹50 लाख फ्रॉम वन ऑफ इट्स डायरेक्टर बाय वे ऑफ लोन। ओ बेटा जी डायरेक्टर ने पैसा दिया। अगेन इसमें भी सिर्फ हाँ या ना देके नहीं चलेगा। आप क्या लिखोगे? डायरेक्टर पैसा दे सकता है, जी दे सकता है। डायरेक्टर का रिलेटिव पैसा दे सकता है प्राइवेट कंपनी को, जी बिल्कुल दे सकता है। हाउएवर सच मनी शैल नॉट बी बोरोड फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिट्स। मतलब उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि मैंने ये पैसा कहीं से बोरो नहीं किया है। डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा मैंने ये पैसा कहीं भी बोरो किया नहीं है, मैंने ये पैसों का क्या किया? अपना खुद का पैसा आपको दिया है, तो इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, तो हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो पहले का आंसर तो नो, दूसरे आंसर नो, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देना है। कौन सा वाला? 60 डेज, 15 डेज, अदरवाइज डिपॉजिट। डायरेक्टर आंसर इज तो नो, बट आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो पैसा बिल्कुल उसने अपने तरीके से लिया हुआ है, मतलब अपना खुद का पैसा है। ठीक है, अगर बोरोड है तो नहीं। नेक्स्ट वन, 50 लाख मीन्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बाबूजी ये तो पता ही है ना आपको, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट तो पता ही है ना आपको, एक कंपनी और दूसरे कंपनी को देती है। आंसर इज नो। 25 लाख फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय, 25 लाख आपने किससे लिए? एम्प्लॉय से लिए। अच्छा एम्प्लॉय से कैसे लोगे? एम्प्लॉय में ले सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? सिक्योरिटी फ्री डिपॉजिट होना चाहिए। ये देखिए ऊपर एम्प्लॉय का पॉइंट देखा था ना हमने, यही देखो, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय जो हमारा करंट एम्प्लॉय है, नॉट एक्सीडिंग द एनुअल सैलरी। करेक्ट है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। तो जिसका जो भी सैलरी होगा, अब इसने कितना पैसा दिया है यहाँ पे? 25 लाख दिया है उसने, तो हमें लिखना पड़ेगा अगर ये एनुअल सैलरी से ज्यादा है तो इसको डिपॉजिट मानेंगे, अगर ये एनुअल सैलरी से कम है तो इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे।
50 लाख एज बिजनेस एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अगर आप एडवांस ले रहे हो, जैसे जागरूक से कंपनी ने एडवांस लिया था फॉर दैट पैकेट, यस और नो, तो उसको हम नहीं मानते हैं, लेकिन 365 डेज के अंदर गुड्स का सप्लाई करना है या सर्विसेज देनी है, 365 दिन के अंदर गुड्स का सप्लाई करना है और सर्विसेज देनी है, ठीक है सर। अरे ओ बेटा जी, नेक्स्ट वन, 50 लाख एज अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर अच्छा आपने प्रॉपर्टी बेच के पैसा लिया, अरे भैया उसको कैसे हम मानेंगे डिपॉजिट? प्रॉपर्टी बेची है और पैसा मिला, उसको थोड़ी डिपॉजिट मानेंगे। नेक्स्ट वन, 25 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज कितने दिन के अंदर देनी है? 365 डेज के अंदर देनी है, 365 डेज के अंदर सर्विसेज देनी है। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? ये है डिपॉजिट। लिख लो एक बार, लिख लो एक बार पहले, जब तक लिखोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। लिख लो एक बार, जैसे लिख लोगे और पढ़ लेना एक बार बात ध्यान से। लिखो डिपॉजिट, हेडिंग दो डिपॉजिट, हेडिंग दो डिपॉजिट, फास्ट फास्ट, डू इट फास्ट। अब ये सेक्शन, अब ये प्रोविजन बहुत ही मक्खन हो गया है आपके लिए आगे जाके, मतलब डिपॉजिट वाला चैप्टर वन, अगेन वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन इन कंपनीज एक्ट। अभी देखो कल से प्रोविजन स्टार्ट होगी, मजा आएगा आपको। कल मतलब कल खत्म हो जाएगा, लास्ट है। अब ये प्रोविजन डिपॉजिट वाला समझ लो। डी एंड आर पॉइंट नहीं समझा। डी कौन सा रे भैया? ये वाला सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी, ये वाला। और आर कौन सा वाला? ये वाला 25 लाख। ठीक है बताते हैं, डोंट वरी। आइए लिखते लिखते वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला बताओ क्या है वो? हेडिंग देना डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब लिखना रिसिप्ट ऑफ मनी, डिपॉजिट लिखना। मैं एक एक पॉइंट वापस से समझा दूंगा आपको, जब लिखवाऊंगा तो एक बार वापस से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी। जीवन में समस्याएं बहुत है लेकिन उसका समाधान है ना, हम टेंशन खाए ले रहे हो। लिखिए व्हाट इज डिपॉजिट। तो लिखना रिसिप्ट ऑफ मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन, डिपॉजिट और बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन, by way of deposit or loan, deposit or loan, but does not include following, but does not include following. नेक्स्ट में लिखना बट डज नॉट इंक्लूड। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट लिखना कौन सा वाला पॉइंट बोला? एफ, एफ वाला, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, amount received from central government, state government, amount received from state government, central government, local authority और statutory authority। amount received from central government, CG लिखो सिर्फ CG, SG स्टेट गवर्नमेंट, LA लोकल अथॉरिटी पूरा लिख लो अगर शॉर्ट फॉर्म याद नहीं आता है तो। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मैं फिर से एक एक बार वापस से पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, एक एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टेंशन काहे ले रहे हो भैया? हम है ना, हम है तो क्या गम है? अरे हम है तो क्या गम है बताओ। इसलिए क्या? सो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर। रेलटेल आईपीओ बहुत अच्छा है, डाल सकते हो तुम लोग। रेलटेल का आईपीओ बहुत अच्छा है, ओपन हुआ है, अच्छा है, डाल सकते हो उसमें पैसा, पैसा डाल सकते हो। रेलटेल आईपीओ एंड आई थिंक ओवर सब्सक्राइब भी हो गया है, वो कल ही ओवर सब्सक्राइब हो गया आई थिंक सो, कुछ ही टाइम में। चलिए सो पहला अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्स, amount received from other source, amount received from other source
amount received from other source whose repayment is guaranteed by whose repayment is guaranteed by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सीजी और एसजी लिखो, सीजी और एसजी. whose repayment is guaranteed by सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. पॉइंट नंबर 3 लिखो. Amount received from foreign government, foreign institution. Amount received from foreign government, foreign institution, foreign citizen, foreign body corporate. Amount received from foreign. Amount received from foreign government, foreign institution, foreign body corporate, foreign citizen. Amount received from foreign government, foreign institution. ध्यान दो, जिनके भी जो भी डाउट है यहां पे मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीजों को, वो क्लियर हो जाएंगे. तो कान खोल के सुनना. लिखने की बारी आती तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बाद में एंड में देखना आपको समरी नोट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे. और अगर आपने पूरा लिखा है तो आपको समरी नोट्स ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है. करेक्ट है ना. बाद में फिर बोलोगे अरे सर समरी नोट्स भी लेना पड़ेगा क्या वापस से. तो मैंने पूरा एक्यूरेट हर चीज लिखवा के दी है आपको. ठीक है ना. तो लिख लिया. जो लिखने की बारी आती है ना, बहुत सारे लोग कल्टी मारते हैं. भैया लाइफ आपकी, फैसला आपका, और यही चीज है जो आपको एक एज देगी एक्स्ट्रा. सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बैंक. ठीक है. फॉरेन बैंक, फॉरेन सिटीजन एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन लिखना. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंकिंग कंपनी. Amount received from any bank. Amount received from banking company or from SBI. Amount received from banking company or from SBI. Amount received from banking company or from SBI. Amount received from banking company or from SBI or SBI or SBI. नेक्स्ट वन लिखना. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब बड़े बड़े जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, LIC है, GIC है, ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं. ठीक है. CDB वगैरह है, एक्जिम वगैरह है, ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो सिर्फ उस एरिया में, रीजन में काम करते हैं, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी ठीक है. डन. सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, स्केड्यूल्ड बैंक. नेक्स्ट वन. अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर. फोकस करना. अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर. बहुत लोगों को डाउट है, कमर्शियल पेपर इज एन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, और उसको अगर इशू करके आप लोन रेस करते हो, पैसा रेस करते हो, उसको हम क्या नहीं मानते बेटा, उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते. सो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर. सर हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि रिफंड नहीं होता एप्लीकेशन मनी, तो अक्वायर कर लेती है अगर अलॉटमेंट ना आए तो. क्या अक्वायर कर लेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अकाउंट्स में अक्वायर कर लेती है मतलब क्या कंपनी को खरीद लेते हो? नेक्स्ट वन लिखो. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी.
amount received from other company, 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 amount received from other company. नेक्स्ट लिखना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नेक्स्ट वन लिखना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नीचे लिखना स्पेशल नोट, नोट करके लिखना स्पेशल नोट, नोट में लिखना अलॉटमेंट विद इन 60 डेज. जैसे आपको एप्लीकेशन मनी आया उसके 60 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट करना है. अलॉटमेंट विद इन 60 डेज. जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी आया है बेटा, जिस दिन आपका एप्लीकेशन मनी आया है उसके कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट करना है? 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट करना है. तो लिखना अलॉटमेंट विद इन 60 डेज, अदरवाइज रिफंड विद इन 15 डेज, within 15 days from expiry of 60 days, from expiry of 60 days. कॉमा करके लिखना if not refunded, if not returned or refunded shall be treated as deposit, shall be treated as deposit. किसी ने पूछा है क्वेश्चन, सर मतलब आईपीओ के शेयर्स का अलॉटमेंट विद इन 60 डेज. हाँ जी बेटा, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाता है. सर शेयर मनी फोरफिट नहीं होगा. अरे बेटा फोरफिट कब होगा? जब शेयर्स अलॉट होते हैं. फोर फीचर मतलब क्या? जब आपको शेयर्स मिल गए हैं. यहां तो अलॉटमेंट ही नहीं किया, यहां तो अलॉटमेंट ही नहीं किया तो रिफंड करना पड़ता है बेटा. फोर फीचर तो तब आता है जब आपने डिफॉल्ट किया पेमेंट का. यहां पे तो कंपनी का डिफॉल्ट है, तो कहां फोर फीचर को यहां मिक्स कर रहे हो बेटा? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो. व्हाट इज फोर फीचर? फोर फीचर का मतलब व्हेन द शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी और लेट्स से एप्लीकेशन बोलो अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, तो फोर फीचर की बात आती है. वो शेयर होल्डर का डिफॉल्ट होता है. यहां तो कंपनी का डिफॉल्ट है तो रिफंड करना पड़ेगा ना. कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? सो क्या बोला? एप्लीकेशन मनी इसको हम डिपॉजिट नहीं मानते. However 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट होना चाहिए. अलॉटमेंट विद इन 60 डेज, अदरवाइज रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डेज. और इफ नॉट रिफंडेड शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. इफ नॉट रिफंडेड शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. इफ नॉट रिफंडेड शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिखना नेक्स्ट वन लिखना नेक्स्ट वन लिखना नेक्स्ट वन लिखना अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर. ये पॉइंट नहीं समझा था शुभम ढोकले, यहां ध्यान दे. बोले 2 बार आपने अलग अलग बताया. बेशरम आदमी, वीडियो जरा पीछे करके देख. 2 बार अलग कैसे बताऊंगा? तेरा ध्यान कहीं और है ना, कमेंट कहीं और कर रहा है तू. नेक्स्ट वन लिखना. सो अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट होना चाहिए भाई साहब? सॉरी, नेक्स्ट वन लिखना किसने पैसा दिया है? मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. However, नीचे लिखना डिक्लेरेशन शैल बी गिवन इन द राइटिंग, however declaration shall be given in the writing that the amount being given out of own fund, application has been given in the writing, sorry, declaration shall be given in the writing, declaration shall be given in the writings, declaration shall be given in the writings, declaration shall be given in the writing that amount given out of own fund, amount given out of own fund, OWNED, own fund, and not from borrowed fund, and not from borrowed fund, that amount given from own fund, not from borrowed fund.
नॉट फ्रॉम बोरोड फंड। किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कौन सा समझ में नहीं आया क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नेक्स्ट वन लिखना, नेक्स्ट वन लिखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जल्दी से, फास्ट। इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी, नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी। Not exceeding annual salary. Interest free secure deposit not exceeding annual salary. Next one लिखना, interest free secure deposit from an employee not exceeding annual salary, not exceeding annual salary. Next one लिखना, security deposit for the performance of contract, security deposit for the performance of contract, security deposit from performance of the contract। ये पॉइंट फिर से समझना बेटा, ये दोनों पॉइंट वापस से समझा रहा हूं। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है वो कंपनी को दे रहा है और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सपोज आई एम एम्प्लॉय ऑफ यूनिक एकेडमी, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ यूनिक एकेडमी, तो मैंने यूनिक को 10 लाख रुपए दिए, मेरी सैलरी 10 लाख रुपए की है साल की, तो मैंने यूनिक को 10 लाख रुपए लिया और यूनिक को बोला मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, क्योंकि डिपॉजिट पैसा किसने दिया? एम्प्लॉय ने। कितना दिया है? नेट सैलरी जितना दिया है, सैलरी जितना ही दिया है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट वन लिखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई, परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Security deposit for performance of the contract, security deposit for the performance of the contract of supply। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका कस्टमर है, उसको माल चाहिए आपसे, उसको माल चाहिए आपसे, तो वो आपको डिपॉजिट देता है, एडवांस में पैसा देता है। जैसे लेट से एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको लेट से कोई कपड़े सिलवाने हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एडवांस देना पड़ता है। वैसे आपको कुछ ऑर्डर देना है तो कुछ ना कुछ एडवांस आपको देना पड़ता है, कुछ ना कुछ एडवांस देना पड़ता है। सर एम्प्लॉय वाला कंप्यूटेशन, अबे ओ ढोकले, अपने कोई कंप्यूटेशन नहीं आने वाला कि बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना है, क्या है, टैक्स में कहां घुस रहा है, नेट सैलरी, बस दैट्स इट। अपने को कोई ये नहीं पूछने वाला है कि डीए कितना कट होता है, नेट सैलरी का मतलब क्या है, ये नहीं पूछने वाला है अपने को। बोले कंप्यूटेशन बताओ नेट सैलरी का, साले टैक्स पढ़ रहे हो क्या नालायक लोग? नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 365 डेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 365 डेज। मतलब आपको अगर एडवांस दिया उन्होंने गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या कर दिया, एडवांस पैसा दे दिया, तो मुझे आपको 365 डेज के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, मुझे सर्विसेज देनी पड़ेगी आपको 365 डेज के अंदर, अदरवाइज उसको मैं डिपॉजिट ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट वन, अमाउंट बॉट बाय प्रमोटर, नेक्स्ट वन, अमाउंट बॉट बाय प्रमोटर, अमाउंट बॉट बाय प्रमोटर, अमाउंट बॉट बाय प्रमोटर by way of unsecured loan, by way of unsecured loan, amount bought by promoter by way of unsecured loan,
by way of unsecured loan. Next one, amount received under CIS scheme, collective investment scheme. CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है. अभी आपको इसके डिटेल में पूरा सिक्योरिटीज में एक चैप्टर पढ़ा हमने CIS क्या होता है, ठीक है. तो जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, डोंट वरी, सिर्फ इतना समझना, CIS इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों से पैसा जमा करता है ताकि वो मार्केट में पैसा डाल सके. म्यूचुअल फंड जैसा ही है. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. नेक्स्ट वन, अमाउंट रिसीव्ड. नेक्स्ट वन, अमाउंट रिसीव्ड बाय चिट कंपनी, चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी. चिट फंड और निधि कंपनी. चिट फंड और निधि कंपनी. अगर निधि कंपनी पैसा रेस करती है या चिट फंड कंपनी पैसा रेस करती है, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे. सोनी अमाउंट रिसीव्ड बाय चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी. चिट फंड कंपनी और व्हाट, निधि कंपनी. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. स्टार्टअप वाला पॉइंट नहीं समझा था बहुत लोगों को, आर वाला. तो स्टार्टअप कंपनीज क्या होती है ये आपको पता है, ठीक है. क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा आपको SBC में, वहां पे आप डील करते हो. तो जो स्टार्टअप कंपनी है उसने अप टू 25 लाख जितना पैसा लिया है, 25 लाख जितना लोगों से पैसा लिया है बाय इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल नोट. कन्वर्टिबल नोट का मतलब क्या होता है, जो कन्वर्ट होने वाला है, या तो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, या तो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होने वाला है वो, या फिर उसका रिडम्पशन हो जाएगा. तो अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो पहले 5 साल, स्टार्टिंग के 5 साल में अगर लोगों से आप पैसा लेते हो अप टू 25 लाख रुपीज ले सकते हो. तो लिखना. नेक्स्ट वन लिखना. नेक्स्ट वन लिखना. an amount of 25 lakh rupees or more received by a startup company. amount of rupees 25 lakh rupees or more. अच्छा, और मोर भी बोला है, मतलब 25 लाख या उससे ज्यादा भी बोलो लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. 25 लाख रुपीज और मोर है ना. तो अमाउंट of 25 lakh rupees or more received by startup company, received by a startup company by way of convertible note, by way of convertible note, by way of convertible note, by way of convertible note. ब्रैकेट में लिखना conversion or redemption within 5 years, conversion or redemption within 5 years, conversion or redemption within 5 years, conversion or redemption within 5 years. Next one, next one, conversion or redemption within 5 years, conversion or redemption within 5 years. Next one लिखना. amount received by alternate investment fund, amount received by alternate investment fund, domestic venture capital fund, domestic venture capital fund, infrastructure investment trust. ये देखो ये पॉइंट इधर लिखा है. amount received from, amount received by a company, amount received from alternate investment fund. अगर alternate investment fund पैसा देता है या domestic venture capital fund पैसा देता है, domestic venture capital fund पैसा देता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा देता है, या फिर म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड. सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, ये बड़े बड़े लोग हैं यार, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड. जिसको किसी का मैसेज आया था ये क्वेश्चन नहीं समझा, बेटा एक काम करना, ये क्वेश्चन रीड करना और उसका आंसर दिया वो भी एक बार रीड करना. कल मैं इसको रिवाइज कराऊंगा. आज विदाउट फेल जितना मैंने पढ़ा है डेट कैपिटल पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ के ही आओगे. शाम में ऑडियो भेजूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, विल स्टॉप. 2 लाइनों के साथ रोकते हैं भैया, 2 लाइनों के साथ रोकते हैं. अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टा पे टैग कर देना. चलिए. कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं. मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं. कल अपनों की तलाश में था, कल अपनों की तलाश में था, और आज अपनी तलाश में हूं, और आज मैं अपनी तलाश में हूं. सो मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं. थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. विल सी या कल डेफिनेटली विल कंप्लीट दिस चैप्टर. थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और इस चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. बाय बाय, टेक केयर, टाटा.